गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आज अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट 4 की बात करूँगा। मैं फिजिकल केमिस्ट्री के यूनिट 4 की यहाँ बात करने वाला हूँ। और फिजिकल केमिस्ट्री के 4th यूनिट की अगर मैं बात करूँगा तो वो क्या है भाई, देखिए वो वहाँ पे क्या है, अच्छे से डिस्कस करते हैं अपन। फिजिकल केमिस्ट्री की 4th यूनिट फोटो केमिस्ट्री के अपन ने बारे में इसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। और फोटो केमिस्ट्री में क्या डिस्कस किया था अपन ने कल भाई, यहाँ पे फोटो केमिस्ट्री में अपन ने क्या डिस्कस किया था, अपन ने देख लिया था कि जब किसी भी सैंपल पे अपन ने रेडिएशन डाली, ठीक है, सैंपल पे रेडिएशन डाली थी। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मैं यहाँ पे रेडिएशन डालूंगा तो क्या होता है, एक तो रिफ्लेक्शन हो रहा था IR, एक ट्रांसमिट हो रहा था IT, और एक हो रहा था I एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये बातें मैंने बताई थी आपको। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने क्या बताया था, कुछ रूल्स भी बताए थे, बीयर-लैम्बर्ट लॉ, साथ ही उसके अलावा क्या बताया था अपने, ग्रोथस-ड्रेपर रूल, ये डिस्कस करा अपन ने। तो अब मैं यहाँ पे आज नेक्स्ट बात करूँगा, स्टार्क-आइंस्टीन की बात करूँगा, क्योंकि ग्रोथस और वो तो मैंने ख़त्म कर दिया था, ग्रोथस के बारे में, उसके बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। नेक्स्ट अपन बात करेंगे स्टार्क आइंस्टीन के बारे में। स्टार्क आइंस्टीन के बारे में बात करूंगा मैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि भाई यहाँ पे क्या था अपना, एक क्या था बीयर-लैम्बर्ट लॉ, और एक क्या था भाई यहाँ पे बीयर-लैम्बर्ट लॉ के अलावा ग्रोथस-ड्रॉपर। ये दो मैंने डिस्कस कर लिए थे। अब नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पे स्टार्क आइंस्टीन के बारे में। और स्टार्क आइंस्टीन अपन को क्या बताता है भाई, क्या बताता है स्टार्क आइंस्टीन, वो देखते हैं इसमें। ठीक है, देखिए भाई, जब किसी भी सैंपल है, ये सैंपल है यहाँ पे मैंने कोई सैंपल ले लिया। अब जब मैं इस पे फोटोन डालता हूँ, यानी कि मॉलिक्यूल अपनी या अणु अपनी क्या करेगा, ग्राउंड से एक्साइटेड में भेजने के लिए अपन को क्या देना पड़ता था, फोटोन डालना पड़ता था। और फोटोन डालने से मतलब क्या है, यहाँ पे फोटोन डालने से मतलब ये है कि भाई जब मैं मॉलिक्यूल को फोटोन दूंगा तो वो अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा और केमिकल रिएक्शन हो जाती है। मॉलिक्यूल को जब मैं इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्या दूंगा, फोटोन डालूंगा, फोटोन दूंगा, तो अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा भाई, और उसके बाद में यहाँ पे फोटोकेमिकल रिएक्शन होगी। तो मैं क्या करूँगा, ये कोई सैंपल है और उसमें क्या होता है, मैं फोटोन डालता हूँ। अरे भाई सैंपल या मॉलिक्यूल है, उसमें क्या होगा, उसमें क्या है, अणु प्रेजेंट है। अब एक अणु एक फोटोन का क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन कर रहा है भाई, एब्जॉर्प्शन कर रहा है। एक फोटोन, यानी एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन यहाँ क्या कर रहा है, एक अणु कर रहा है। यानी अगर मैं बोलना चाहूँ तो एक अणु जो होता है उसको क्या कर रहा है, एक फोटोन h उसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। यहाँ पे एक अणु यहाँ पे एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, एक अणु एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, तो इसमें तो बहुत सारे अणु प्रेजेंट होंगे भाई, सैंपल में क्या होंगे, बहुत सारे अणु प्रेजेंट होंगे। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे क्या बोलूँगा कि एक जो और अणु, अब मैं क्या बोलूँगा कि एक अणु बराबर यानी n भाई, एक मोल में क्या प्रेजेंट होते हैं, एक मोल अणु में n मोल, यानी एक मोल अणु में कितना प्रेजेंट होता है, n। तो यहाँ पे एक मोल प्रेजेंट है, इसे मान लो एक मोल h प्रेजेंट है, और एक मोल का मतलब होता है भाई साहब Na, और Na क्या है यहाँ पे, Na होता अवोगाद्रो नंबर, यानी अवोगाद्रो नंबर जितना एक मोल में इतने सारे मोल अणु, यानी एक मोल में इतने सारे अणु प्रेजेंट है, पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ तो एक के द्वारा एक फोटोन एब्जॉर्प्शन किया जा रहा है, तो भाई यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, यहाँ पे तो बहुत सारे फोटोन का क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, बहुत सारे फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो अगर मैं एक अणु में एक h फोटोन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है,
तो यहाँ पे 1 मोल अणु में 1 मोल Hµ का एब्जॉर्प्शन होगा। इसके साथ अगर 1 मोल की मैं बात करूंगा तो उसमें कितने अणु प्रेजेंट होंगे, Na, और Na का मतलब होता है 6.023 इंटू 23 मोलिक्यूल। इतने सारे वहां पे मोलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। तो अगर मैं क्या बोलूं, बात समझो मेरी, यहाँ पे क्या होगा, Na से मतलब क्या होगा कि 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल। मोलिक्यूल से मतलब है भाई, मोलिक्यूल से यहाँ पे क्या होगा, मतलब होगा, ठीक है। अरे भाई कितने मोलिक्यूल प्रेजेंट है, Na बराबर 1 अणु में Na बराबर 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट है। तो अगर मैं बोलना चाहूं भाई साहब, यहाँ पे क्या बोलना चाहूं कि अवशोषित की गई अणु के, एक अणु के द्वारा अवशोषित की गई टोटल एनर्जी की, तो एनर्जी बराबर क्या होगा, Hµ। तो अपन लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, देखिए भाई यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, यहाँ पे क्या लिखूंगा कि एक अणु के द्वारा एब्जॉर्ब की गई टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा 1 मोल के द्वारा, तो उसका क्या होगा, Hµ। इसी प्रकार क्या होगा, एक अणु के द्वारा यहाँ पे क्या किया गया, एक अणु के द्वारा टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है, ठीक है। एक अणु के द्वारा टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब की गई है और उसकी वैल्यू होती है E बराबर Hµ। तो अगर ऐसे ही मैं बोलूं, एक मोल अणु के द्वारा कितने एब्जॉर्प्शन किया गया, Na, यानी एक मोल पदार्थ के में अवगाद्रो की संख्या कितनी हुई, अवगाद्रो की संख्या कितनी हुई, Na। तो भाई यहाँ पे टोटल जो एनर्जी बनेगी वो क्या बनेगी, एनर्जी बराबर NaHµ। तो ये बन गया इक्वेशन 1। इक्वेशन 2, अरे भाई इक्वेशन 2 में म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू क्या होता है, C/λ। ये बातें मैंने आपको प्लांक के बारे में बताई, तब बताइए भाई Hµ और म्यू की वैल्यू होती है hc/λ। ये बातें मैंने बताई है। और यहाँ पे Na की वैल्यू कितनी है भाई, Na की वैल्यू कितनी है 6, ये वाली है भाई, Na बराबर इतना होता है। और मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, अब मेरे पास यहाँ पे अगर मैं ये वाली वैल्यू पुट कर दूं तो क्या आएगा एनर्जी का, देखिए एनर्जी बराबर टोटल एनर्जी क्या हो गई, Na इंटू hc/λ। इक्वेशन 3 बन गई भाई। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं प्लांक की, ये तो अवोगाद्रो नंबर है, H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स, ये होती है भाई। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे किसकी, C स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश में वेग की इसकी कितनी होती है 3 इंटू 10⁸ मिनट सेकेंड इनवर्स, मीटर सेकेंड इनवर्स, यही होता है भाई, यही होता है। इतनी बात मैंने आपको बता दी है भाई। अब अगर मैं यहाँ पे क्या बताऊं भाई, अगर मैं यहाँ पे टोटल एनर्जी निकालूंगा वो क्या होगी, Na की वैल्यू कितनी होती है 6.2023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल, ठीक है, इंटू यहाँ पे क्या है प्लांक 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इनवर्स, इंटू 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू हो गई। और नीचे क्या हो गया लैम्डा, ये अपने वैल्यूज पुट कर दी भाई यहाँ पे। अब मैं बात करूं यहाँ पे टोटल एनर्जी, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगी भाई, एनर्जी बराबर 2 इंटू 10⁸ लैम्डा, और ये किस में आएगी भाई, जूल पर मोलिक्यूल में, जूल मोलिक्यूल। और ये अपने पास क्या हो गई भाई, इसकी स्टार्क आइंस्टीन की इक्वेशन हो गई। अभी यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ,
एक मोल द्वारा अवशोषित की गई एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, एक आइंस्टीन के बराबर होगी। और भाई साहब अपना लो क्या है, स्टार्क आइंस्टीन, आइंस्टीन की बात ही कर रहे हैं अपन। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, ये सारी बातें कि फोटोन जो है वो क्या करेगा, लाइट का एब्जॉर्प्शन करेगा। और लाइट का एब्जॉर्प्शन करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अपन क्या बोल सकते हैं, एक अणु अगर एच म्यू ऑब्जर्व कर रहा है, एच म्यू का मतलब यहाँ पे प्लांक से है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अगर एक मोल एक फोटोन का एब्जॉर्प्शन कर रहा है तो एक मोलिक्यूल में कितने सारे अणु हैं, तो वो क्या हो जाएंगे Na, और Na यहाँ पे क्या होगा, अवोगाद्रो नंबर। और अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू मैंने लिख दी है यहाँ पे 6.023 इंटू 10⁻23 मोलिक्यूल्स के बराबर होगी। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ टोटल एनर्जी ऑफ एक अणु या एक अणु के लिए, तो टोटल एनर्जी अवशोषित की गई एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई है एक अणु के द्वारा, उसको क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, E बराबर है एच म्यू होगी। E बराबर एच म्यू लिख सकता हूँ भाई यहाँ पे। और अगर मैं E बराबर एच म्यू लिख सकता हूँ तो यहाँ पे क्या है, E बराबर एच म्यू एक मोल Na, यानी एक मोल Na के द्वारा क्या होगी, अवशोषित की गई एनर्जी क्या होगी, अवोगाद्रो नंबर। तो यहाँ पे जब मैं टोटल एनर्जी की अगर बात करूंगा तो Na इंटू एच म्यू लिख सकता हूँ। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी भाई। तो अब मैं क्या करता हूँ, इस म्यू को ऐसे लिख सकता हूँ C/λ। भाई C/λ लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, C/λ लिख दूंगा। तो यहाँ पे मैं जब इसकी वैल्यू पुट करूंगा h बराबर 6 प्लांक की स्पीड की, लाइट ऑफ स्पीड, एंड Na की जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आएगी, 2 इंटू 10⁸ के बराबर आएगी, जो क्या आएगी, जूल पर मोलिक्यूल्स में आएगी। और आज अगर यहाँ पे जूल पर मोलिक्यूल्स में भाई साहब आ गई तो ये क्या होती है, एक मोलिक्यूल के द्वारा की गई एनर्जी, एब्जॉर्ब की गई एनर्जी वो किसके बराबर होगी, एक आइंस्टीन के बराबर होगी। तो ये सारी बातें भाई स्टार्क आइंस्टीन बताता है, ये सारी बातें आप लिख लीजिए अपने दिमाग से। मैं बोल देता हूँ एक बार कैसे क्या लिखना है इनको। तो अगर इस नियम के अनुसार किसी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ का एक अणु उत्तेजित अवस्था में आने के लिए प्रकाश के केवल एक फोटोन का अवशोषण करता है, अर्थात यह नियम एक अणु एक फोटोन का लो है। फोटोन प्रकाशीय एनर्जी का सबसे छोटा कण है, अतः इससे कम एनर्जी का अवशोषण संभव नहीं होता एवं प्रकाश रासायनिक रिएक्शन इतनी तेज गति से संपन्न होती है कि एक से अधिक फोटोन का एब्जॉर्प्शन नहीं करती। तो ये बात सत्य है, एक से ज़्यादा फोटोन का एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक रिएक्शन जो होती है फोटोकेमिकल रिएक्शन वो फास्ट होती है, इस वजह से वहाँ पे नहीं हो पाता। नेक्स्ट अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे भाई यहाँ पे, तो अतः एक अणु जो कि एक फोटोन को अवशोषित करता है उसके द्वारा ग्रहण की गई एनर्जी का मान ये होगा, एक अणु के द्वारा एनर्जी, टोटल एनर्जी। फिर एक मोल पदार्थ में अवोगाद्रो संख्या Na, ठीक है, Na के बराबर अणु पाए जाते हैं, अतः इनके लिए अवशोषित कुल एनर्जी E बराबर NaH में होगी। फिर ये बात लिख के क्या करेंगे आप, ये बातें लिख लेंगे सारी, फिर वो वाली इक्वेशन लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद में जब इक्वेशन के बाद में लिखिएगा आप क्या, एक मोल द्वारा अवशोषित की गई एनर्जी को एक आइंस्टीन के इक्वल माना जाता है, यानी एक मोल के द्वारा अवशोषित की गई एनर्जी को एक आइंस्टीन के बराबर माना जाता है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू होती है वो एक आइंस्टीन के बराबर होती है भाई। इतनी बात आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे किसकी, फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक बात और लिख लीजिएगा, इस लोक के कुछ अपवाद भी पाए जाते हैं। ऐसा उन शर्तों में होता है, ऐसा उन कंडीशंस में होता है जबकि कोई प्रकाश द्वारा सक्रिय किया गया अणु किसी कारण से पुनः असक्रिय हो जाए, यानी किसी भी फोटोन के द्वारा अपन किसी भी अणु को एक्टिव कर देते हैं लेकिन बाद में वो किसी कारणवश अनएक्टिव हो जाए, तो ऐसा उनके लिए होता है भाई। तो इस स्थिति में प्रकाश रासायनिक तुल्यता का नियम लागू होता है। इतनी बात आप लिख लीजिएगा भाई। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा भाई, यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे, वो होता है ज़ेबलोंस्की डायग्राम।
और ज़ेबलोंस्की क्या बताता है ये अपन देखते हैं भाई। ठीक है भाई, ये था आपका स्टार्क आइंस्टीन, मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ये लगा लो इसको, इम्पोर्टेंट एग्जाम में आएगा। और भाई जो मैं ये रूल बता रहा हूँ, बियर लैम्बर्ट लो, ग्रस्तस ड्रॉपर रूल, स्टार्क आइंस्टीन, ज़ेबलोंस्की डायग्राम, इनमें से एक क्वेश्चन 100% है भाई, कंफर्म आता है, फोटो से कंफर्म आएगा भाई। अब अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे ज़ेबलोंस्की डायग्राम के बारे में अगर मैं बात करता हूँ, तो ज़ेबलोंस्की जो साइंटिस्ट थे, जब कोई फोटोन एब्जॉर्ब करता है, कोई अणु फोटोन क्या करता है, एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे मान लीजिए अपन किसी भी सैंपल पे जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे, इलेक्ट्रॉन या फोटोन डालूंगा मैं इलेक्ट्रॉन पर, तो क्या करेगा, अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा भाई, तो वहाँ पे कुछ चेंजेज होते हैं। तो इनका बेस जो था वो किस पे था, स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे था। ज़ेबलोंस्की का जो बेस था, ज़ेबलोंस्की ने जो दिया किस पे आधारित था भाई, ज़ेबलोंस्की क्या था भाई, ये बात अपन देखते हैं। अब देखिए मैंने क्या बताया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो होता है अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए फोटोन लेता है भाई। फोटोन लेगा, फोटोन का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करता है। तो अगर मैं यहाँ पे बोलना चाहूँ कि फोटोन का मतलब क्या है या फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, तो इस ज़ेबलोंस्की का जो बेसिस था या आधार था वो क्या था, यहाँ पे ज़ेबलोंस्की का जो आधार है वो क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी। क्वांटम में आपने देखा होगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी से मतलब क्या है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी होता है 2s+1, जहाँ पे s क्या होता है, स्पिन क्वांटम नंबर, यानी s क्या होता है भाई, स्पिन क्वांटम नंबर, यही होता है भाई स्पिन क्वांटम नंबर। अब अपन को पता है स्पिन क्वांटम नंबर कैसे देखते हैं भाई, जैसे s ऑर्बिटल है और s में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है विपरीत चक्रण के साथ। भाई हुंड के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को पहले इस वाली स्पिन के साथ फिल करते हैं, फिर ऐसे फिल करते हैं, ऐसे ही था ना। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, अपन को पता है इसके लिए s की वैल्यू अगर देखते हैं तो अपन को पता था +½ और -½ होती है भाई। अरे भाई एक इलेक्ट्रॉन के लिए, इस वाले के लिए तो क्या होगी +½ और इस वाले के लिए क्या होगी -½ ऐसे होती है स्पिन मल्टीप्लिसिटी। तो ज़ेबलोंस्की का जो आधार था, या मैं बात करूँ अगर ज़ेबलोंस्की के बारे में, तो उनका जो आधार था वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के ऊपर ही होता था। कैसे, जब मैं यहाँ पे क्या हुआ, अपने पास कोई भी इलेक्ट्रॉन या मॉलिक्यूल या सैंपल था, ठीक है, उस पर अपन ने क्या डाला, यहाँ पे एक्साइटेड है उसकी, और ये क्या उसकी ग्राउंड स्टेट है, ये क्या उसकी GS और ये क्या है उसकी ES, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट। जब मैं इसको एक फोटोन देता हूं तो एक कंडीशन तो हो ये वाली कि इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण के साथ भी फिल हो, यानी कि स्पिन चेंज नहीं हो, जैसे ये वाली स्पिन थी वैसे की वैसे ही रहे। अरे भाई मैंने ऐसे स्पिन बनाई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, तो ये वाली जो स्पिन थी वैसे के वैसे ही स्पिन रहे, एक कंडीशन तो ऐसे हो जाए। और एक कंडीशन क्या हो, यहाँ पे अगर मैं फोटोन दूं तो एक कंडीशन क्या बन जाए, ऐसे उसकी स्पिन चेंज हो जाए, उल्टी हो जाए उसकी स्पिन। तो यहाँ पे क्या होती है, 2 कंडीशन हो गई। और अब मैं अगर s की वैल्यू इनके लिए 2s+ ये वाला रूल लगाऊंगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी का, तो कैसे होगा भाई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब कैसे होगा कि यहाँ पे अगर मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करता हूँ 2s+1 और 2s की वैल्यू क्या रखूंगा मैं यहाँ पे, देखिए s की वैल्यू क्या रखूंगा, इसके लिए अपन ने देखा s बराबर कैसे निकालेंगे, यहाँ पे s बराबर कैसे निकालूंगा मैं, +½
और ये वाली क्या थी भाई, अरे अपन ने देखा कि s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस हाफ और माइनस हाफ। तो भाई साहब प्लस हाफ और माइनस हाफ तो एक दूसरे से क्या हो गए, जीरो। तो s की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। तो अगर मैं जीरो रख दूंगा प्लस 1 कर दूंगा तो यहाँ पे जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी आएगी वो क्या आई, 1 आई भाई। तो इसलिए मैं 1 आई तो इसको क्या बोलूंगा, सिंगलेट। तो एक तो क्या बनता है यहाँ पे, सिंगलेट। समझ में आई इतनी बात, एक तो क्या बना यहाँ पे, सिंगलेट। अब ऐसे अगर मैं दूसरा देखना चाहूंगा या दूसरा करूंगा, क्या होगा भाई, इसकी स्पिन कैसी है, अगर मैं इसकी स्पिन उल्टी हो गई भाई, चेंज हो गई। अरे भाई साहब यहाँ पे तो स्पिन जैसी थी विपरीत चक्कर में वैसी है, लेकिन ये वाली तो चेंज हो गई। तो इसके लिए अगर मैं s की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो प्लस हाफ, और भाई जब इलेक्ट्रॉन में स्पिन देखते हैं एक और एक ऐसे प्लस हाफ है, ऐसे है, और इसकी भी प्लस हाफ है, तो ये क्या हो गया, ऐड हो गया। और ऐड होने के बाद कारण यहाँ पे क्या हो गया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी प्लस हाफ कितनी हो गई भाई, 1। तो s की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 1। तो अगर जब मैं स्पिन मल्टीप्लिसिटी की बात करूंगा यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 × 1 + 1, तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, 3। अरे भाई स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी हो गई, 3, और 3 होते ही यहाँ पे मैं क्या बोलूंगा, ट्रिपलेट। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ट्रिपलेट। और ये क्या था भाई, सिंगलेट। और ये किस वजह से होता है यहाँ पे, ये उसकी ग्राउंड स्टेट मान लो, और ये एक साइड यानी कि ये होम हो गई उसकी, और ये क्या हो गई, लूमो। अरे भाई मैंने कल बताई थी ये बात, ग्रोथस-डॉफर के अनुसार ये से तो होता था, इलेक्ट्रॉन होमो से लूमो में जाते थे, तो यही तो थी ग्रोथस-डॉफर, इसी पे आधार था। तो होमो को मतलब क्या होगा यहाँ पे, होमो को मतलब होगा, होमो से मतलब है यहाँ पे हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, वो क्या होगा, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए भाई अब क्या होगा, यहाँ पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रिपलेट और सिंगलेट में चले गए, ठीक है, दो तरीके से हो गए, तो इनके बीच बहुत सारे ऐसे चेंजेस आते हैं या ऐसी चीजें देखी जाती है। तो मुख्यतः मोस्टली 5 टाइप के होते हैं, एब्जॉर्प्शन हो, रेसिमाइजेशन यानी कि पुनर्वितरण हो जाए, एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण हो जाता है, इंटर क्रॉसिंग हो जाती है, इंटरनल क्रॉसिंग या कन्वर्जेशन जिसे आईसी बोलते हैं अपन, फिर होता है फ्लोरोसेंस हो जाए, फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग हो जाए, एक हो जाते हैं फिर फोस्फोरेंस हो जाए। अगर फोस्फोरेंस हो जाता है तो क्या बोलते हैं उसको। तो अब अपन यहाँ पे बात करेंगे ज़ेबलोन्स की डायग्राम के बारे में, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ मैं आपको। ये तो ज़ेबलोन्स की के अकॉर्डिंग बेस किस पे था, ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे, और स्पिन मल्टीप्लिसिटी से मतलब क्या था मैंने आपको अच्छे से बता दिया है ये बातें। देखिए अब मैं यहाँ पे ज़ेबलोन्स्की के बारे में अगर बात करूँगा तो क्या है, ज़ेबलोन्स्की अगर मैं बात करूँगा यहाँ पे ट्रिपलेट और अपने पास क्या आई थी, सिंगलेट, 2 एक्साइटेड स्टेट आई थी। तो जब मैं ये ग्राफ ड्रॉ करूँगा यहाँ पे किस किसके बीच में, ये माना मैंने यहाँ पे मान लिया मैंने S0 लेवल ग्राउंड स्टेट है, यहाँ पे मैंने माना S1, यहाँ पे मैंने माना S2 और यहाँ पे मैंने माना S3। ये सिंगलेट से मतलब है भाई, सिंगलेट सिंगलेट सिंगलेट, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर ट्रिपलेट की बात करूँगा तो ट्रिपलेट की जो एनर्जी होगी T1, T2 और T3, ये क्या होगी भाई, कम होगी। यहाँ पे इसकी एनर्जी अगर मैं देखूँगा तो क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर इसके, क्योंकि इनके सिंगलेट के जो एनर्जी गैप का मान ज़्यादा होगा, ट्रिपलेट के एनर्जी गैप का मान थोड़ा कम होगा। तो ऐसे इसको दर्शाते हैं भाई। तो ये क्या होता है, जब फर्स्ट बार यहाँ से यहाँ जाता हूँ मैं, तो ये कौन सी कंडीशन होगी भाई, जब
ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड में जाऊंगा तो क्या होगा वहां पे इंटरनल कन्वर्जन होगा। इंटरनल कन्वर्जन की बात करूंगा मैं। इंटरनल कन्वर्जन से है। फिर अगर ये वाला ग्राउंड स्टेट से वापस क्या आ रहा है, एक्साइट से वापस ग्राउंड में आता है, उसको बोलते हैं नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। अब क्या होता है, एक फिर फोटोन यहां से क्या होता है, रिलीज होता है, और वो होता है नेगेटिव में। ठीक है भाई, जो मतलब नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोन रिलीज कर रहा है, फोटोन रिलीज कर रहा है। तो ये जो प्रोसेस होती है उसे रेडियो एक्टिव होती है, रेडियो एक्टिव, रेडियो एक्टिव डीके। ठीक है भाई। फिर एक वहां पे क्या हुई, ट्रिपलेट, ट्रिपलेट वाला जो दो कंडीशन होगी, ट्रिपलेट से ग्राउंड स्टेट में आए, ट्रिपलेट से ऐसे आए। ठीक है, डायरेक्ट आए, और एक क्या करे यहाँ पे फोटोन का एब्जॉर्प्शन करे। उस कंडीशन को बोलेंगे फोस्फोरेंस। अभी एक डायग्राम और बनाऊंगा अच्छे से, उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा भाई, उसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यानी कि अगर मैं एक डायग्राम यहाँ पे ऐसे मान लीजिए, आप सिंगलेट के लिए S0 यहाँ पे है, और यहाँ पे ये वाले लेवल्स किसके लिए है, S1 के लिए है। ठीक है, S1 के लिए है, यानी सिंगलेट के लिए ही है। अब इधर क्या है, ट्रिपलेट के लेवल्स हैं जिनके एनर्जी का गैप क्या है, या एनर्जी कम है, एनर्जी कम है। तो यहाँ जब मैं इसको इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे कराऊंगा, फोटोन डालूंगा भाई, फोटोन डालूंगा, तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोसेस होगी उसमें मैंने क्या करा, फोटोन डाला है भाई, H म्यू दिया है इसको। तो इस कंडीशन को एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो इसको तो बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि जो फोटोन डाला वो वापस आएगा अपनी ग्राउंड स्टेट में। ये कौन सी कंडीशन हो जाएगी भाई, ये कंडीशन हो जाएगी रेशियोमाइजेशन, जिसमें फोटोन मैंने क्या किया, रिलीज किया है, रिलीज किया है। अब यहाँ पे होता क्या है, जो थर्ड जो होती है इंटर क्रॉसिंग, वो होती है यहाँ पे आके क्या होता है, इनके बीच टक्कर पैदा करेगी। मतलब एनर्जी लेवल वो थोड़ा टाइम तक वहाँ पे रुकेगा, इंटर कन्वर्जन होगा तब। तो वहाँ पे क्या होगी, आप इनकी खुद की एनर्जी वो क्या करेगा, जो यहाँ इस लेवल में प्रेजेंट अणुओं को वो क्या कर देगा, एनर्जी दे देगा भाई, अपनी एनर्जी दे देगा, रिलीज कर देगा। इस वाली प्रोसेस को बोलूँगा थर्ड प्रोसेस। फिर ये नीचे थोड़े टाइम के बाद आएगी भाई। फिर यहाँ पे जो फोर्थ कंडीशन आएगी, फिफ्थ आएगी, वो यहाँ से जाएगा फोटोन और ट्रिपलेट फिर जाके गिरेगा। ट्रिपलेट पे गया, ये वाली होगी 5, और यहाँ से फिर सिंगलेट में आएगा, क्योंकि एनर्जी गैप ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है, पहले ट्रिपलेट में जाएगा और फिर आएगा भाई। तो यहाँ पे भी क्या होता है, फोटोन रिलीज करेगा। ये वाली जो प्रोसेस थी वो फोर्थ प्रोसेस थी भाई। यहाँ पे ये होते हैं ज़ेबलेंस्की डायग्राम से मतलब। तो ज़ेबलेंस्की के अकॉर्डिंग क्या होता है, यहाँ पे 4 स्पिन मल्टीप्लिसिटी के आधार पे यहाँ पे 4 चीज़ें होंगी। वो 4 चीज़ें कौन कौन सी होती है भाई, कि जब इलेक्ट्रॉन को मैं उनकी एक्साइट से ग्राउंड से एक्साइटेड में भेजता हूँ, तो पहली कंडीशन में जब मैं फोटोन दूंगा तो एब्जॉर्प्शन होगा, यानी कि फोटोन का क्या करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा। फिर वह अपनी एक्साइटेड में जाते हुए अपनी अनस्टेबल होने की वजह से वो अपनी ग्राउंड स्टेट में वापस आएगा और यहाँ पे फोटोन रिलीज कर देगा। थर्ड में क्या होगा, इंटर प्रोसेसिंग में क्या होगा, इंटरनल प्रोसेसिंग में क्या होगा कि यहाँ पे जो एनर्जी के सिंगलेट में जो थे उसमें क्या होगा कि जो इंटर प्रोसेसिंग की वजह से क्या होता है, वहाँ पे थोड़े टाइम रुकते हैं और वहाँ पे रुकने की वजह से इनके लेवल्स के बीच क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन के अणु के बीच वो अपनी एनर्जी दे देगा, जिससे वहाँ पे टक्कर उत्पन्न हो जाएगी। अब टक्कर होने के बाद में थोड़े टाइम के बाद में आएगी तो फोर्थ प्रोसेस यहाँ पे फोस्फोरेंस होगी, जहाँ पे फोटोन रिलीज करेगा, जिसे अपन फोस्फोरेंस का मतलब होता है प्रतिदीप्ति से। ठीक है भाई, और प्रतिदीप्ति का मतलब होगा यहाँ पे मैं फोटोन क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ, तो रिलीज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो क्या करेंगे, अपनी ट्रिपलेट पे जाके गिरेंगे, ट्रिपलेट स्टेट पे यानी ट्रिपलेट में जाएंगे, उसको अपन बोलेंगे इंटर सिस्टम क्रॉसिंग यानी ISC। और ISC का मतलब क्या होता है,
इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। इसमें क्या होता है, अपनी जो सिंगलेट होता है, सिंगलेट वो ट्रिपलेट में चेंज होता है, यानी ये वाला जो सिंगलेट होगा वो कौन सी ट्रिपलेट में चेंज हो जाएगा। अब होता क्या है, जब ट्रिपलेट में आया हुआ जो इलेक्ट्रॉन, या मैं बोलूँगा उसको, वो अपनी ग्राउंड स्टेट में, सिंगलेट की ग्राउंड स्टेट में आएगा तो रिएक्शन तभी तो होगी भाई सिंगलेट में आएगा तभी रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे जब रिएक्शन करने के लिए, जब ट्रिपलेट से अपनी ग्राउंड स्टेट में आने के लिए वो क्या करेगा, ट्रिपलेट अपनी एनर्जी से यहाँ पे इसको भेज देगा, जिसमें अपन को सेंसिटाइजर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो प्रोसेस होती है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे आधारित होती है। तो मैं यहाँ पे ज़ेबलोंस्की की अगर बात करूँगा, ज़ेबलोंस्की के बारे में अगर डिस्कस करूँगा तो ये होंगे ज़ेबलोंस्की के डायग्राम्स। अब अपन यहाँ पे 5 बातें सीखेंगे। एब्जॉर्प्शन, दूसरा होगा रेशिमाइजेशन यानी पुनर्वितरण, थर्ड बात करूँगा आईसी यानी इंटरनल क्रॉसिंग की, फोर्थ बात करूँगा मैं फॉस्फोरेंस, फिफ्थ में बात करूँगा यहाँ पे आईएससी की इंटर सिस्टम प्रोसेसिंग की, और सिक्स बात करूँगा फ्लोरोसेंस। ये 5 बातें मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा भाई आप सभी लोगों से, ये 5 बातें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। ये होता है ज़ेबलोंस्की डायग्राम। ज़ेबलोंस्की क्या है, ज़ेबलोंस्की स्पिन मल्टीप्लिसिटी पे आधारित है भाई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यानी 2s+1 पे। यहाँ पे s क्या होता है भाई, s होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर से मतलब है यहाँ पे स्पिन क्वांटम नंबर। और मैंने आपको बताया 2 स्टेट होती है, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, और वो कैसे होगी यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है भाई, यहाँ पे मैंने आपको अच्छे से बताई है। तो ये सारी बातें स्पिन मल्टीप्लिसिटी से आधारित है। और ज़ेबलोंस्की डायग्राम में क्या होगा, जब अपनी ग्राउंड से एक्साइटेड में जाएगा सिंगलेट तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा, रेशिमाइजेशन होगा, इंटरनल क्रॉसिंग होगी, उसके साथ ही साथ इंटरनल प्रोसेसिंग के साथ क्या होगा, यहाँ पे फॉस्फोरेंस होगा क्योंकि वहाँ पे फोटोन रिलीज होगा, फिर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी। ठीक है भाई, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे फ्लोरोसेंस की, तो फ्लोरोसेंस होगा। ठीक है भाई, तो ये 5 टॉपिक अपन बाद में देखते हैं भाई।